हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एंड उससे पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है मैक्स प्लांक का प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, इन दोनों इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है या फिर थ्योरी को हमने कवर किया, इसमें हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, जैसे कि सनलाइट और कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है और इस पार्टिकल को हम लोग फोटोन कहते हैं फॉर विजिबल लाइट, एंड फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज कॉल्ड इन जनरल क्वांटा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर जो है वो पार्टिकल की तरह होता है। इसको हम लोग कहते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो कैन वी हैव अ पार्टिकल हैविंग वेव नेचर? ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता है जिस अगर वेव का पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल का भी वेव नेचर होना चाहिए। और प्रैक्टिकली ऐसा है, पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है। इन प्रैक्टिकस में अभी हम लोग को पता है, जिसका वेल नोन एग्जाम्पल क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेम कहते हैं, या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम कहते हैं। दे आर हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग एटॉमिक लेवल तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम लोग वाइट लाइट के साथ ऐसा नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक लाइट, टू मैग्नीफाई इमेज। सो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेव लाइक वेव। सो दिस इज प्रूवन नाउअडेज, बट उस टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट जब आया तो इस क्वेश्चन के साथ आया, कैन अ पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव? दिस क्वेश्चन is answered by de Broglie. De Broglie come across the dual behavior of matter. मैक्स प्लांक ने क्या बताया? मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी क्या बता रहा है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन दैट wave have a dual behavior like wave as well as matter, and de Broglie says matter has a dual behavior as a matter as well as a wave. Okay, so a French physicist de Broglie in 1924 proposed that matter should have a wave like property. और प्रैक्टिकल एग्जांपल तो अभी मैंने बता दिया, सेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डी ब्रोगली ने ऑब्जर्व किया दैट द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल or the matter which behave like wave is inversely proportional to the momentum, and momentum is represented as mass into volume. इसको फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशंस जब पढ़ेंगे न्यूटन्स का। सो दिस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम इफ यू रिप्लेस प्रोपोर्शनल साइन बाय इक्वल टू, एक कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है हमने पढ़ा है क्लास में, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट के साथ याद रखो। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या समझ में आता है हमको कि अगर किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब मोमेंटम कम होने का मतलब उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इसका जो आउटकम है वो मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत 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 छोटा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास जो होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, मास बहुत छोटा होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, एज ए रिजल्ट उसका लैम्डा जो आएगा वो क्या जाएगा, बहुत लार्ज आएगा, बहुत लार्ज आने वाला है लैम्डा, क्योंकि मास बहुत कम है। तो उस
जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे लैम्डा ज़्यादा आएगा, इसका उसका मतलब उसका वेव कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हम लोग बोले, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब मान लो एक क्रिकेट का बॉल है और फुटबॉल है और बेसबॉल है, जिसके पास मास भी है और उसको हिट करो तो उसके पास वेलोसिटी भी है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मास ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए लैम्डा का वैल्यू कम आ जाएगा और इसीलिए उसका पार्टिकल बिहेवियर ज़्यादा होगा, वेव बिहेवियर कम होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमको बोर्स एटॉमिक मॉडल में अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, दैट इज योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहला कॉन्सेप्ट तो है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले डी ब्रोगलीज वेवलेंथ से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन विच वी ऑलरेडी नो, इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg. Given the kinetic energy of electron is this and we have to calculate its wavelength. So देखो एक मैटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसका अगर वेवलेंथ निकालने बोलना है तो क्वेश्चन में आपको समझ लेना होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का है। if you have to ask to calculate the wavelength of a particle, then this question must belong to the de Broglie's wavelength. Okay, and what is de Broglie's wavelength? Lambda is equal to h by mv. So h is constant, its value you already know, इसका value पता है, mass का value दे दिया है, unknown क्या है? velocity. Velocity is unknown, so how to calculate the velocity first? Because we have to calculate the wavelength. So velocity is calculated from this kinetic energy equation. Given kinetic energy is equal to 1/2 mv square is equal to 3 into 10⁻⁻25 joule. So from here you calculate the velocity. So velocity is equal to root over 2 into 3 into 10⁻⁻25 divided by mass of electron, which is given 9.1 into 10⁻31. So this is all about calculation. इसको कैलकुलेट कर लो, इसका जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे बिठा देना है हमें। लैम्डा इज इक्वल टू एच का वैल्यू बिठा दो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास का वैल्यू यहाँ बिठा सकते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड वेलोसिटी का वैल्यू जो भी आएगा ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, बिकॉज यूनिट देखो जूल का है, सो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में आएगा, ऑल आर एसआई। ओके, सो ये वैल्यू बिठाओगे देन दिस इज ऑल्सो कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं यहाँ बता रहा हूँ वरना लेक्चर बड़ा लेंदी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द Bohr orbit of a hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. So this is not numerical, rather it is a derivation question and very very important. बोल रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट जो होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट जो मूव करता है, सो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट को बोल रहा है इसका सरकमफेरेंस इज 2πr। ये जो होगा हाइड्रोजन एटम के लिए हमें प्रूफ करना है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, सो इट इज n इंटू लैम्डा। हमको ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस। ओके, वेयर n इज इंटीजर and lambda is de Broglie wavelength. Is it clear? So इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करो।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल का हेल्प लेना बहुत ज़रूरत है। वहाँ से एक एजम्पशन जो था या पोस्टुलेट्स बोलो उसको यूज़ करना है यहाँ पे। हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था दैट सर्कमफेरेंस ऑफ और एंगुलर मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट। ये देखो थर्ड वन हमने क्या पढ़ा था, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सो ये जो पॉस्ट्यूलेट है इसको हमें यूज करना है, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ओके, ये याद रखना होगा हमें, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो आ जाओ इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, दैट फ्रॉम द पोस्टुलेट ऑफ, लिख लेना क्वेश्चन में लिखो, फ्रॉम द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंगुलर मोमेंटम, write down the statement, from the postulates of Bohr's atomic model the angular momentum of orbital mvr is equal to integral multiple of h by 2 pi। ओके तो ये पहला हमको बोर्स का मॉडल से मिल गया। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज वेवलेंथ वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। ये कहाँ से आ गया, ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ से आ गया। सो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो एम वी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, इसको इक्वेशन 2 दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो देखो यहाँ पर भी एम वी है और यहाँ भी एम वी है, तो एम वी की जगह h बाई लैम्डा बिठा दो फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा NH बाई 2 पाई। सो एच कैंसिल आउट, 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 पाई r is nothing but circumference of the orbit and lambda is de Broglie's wavelength and n is an integer, hence we proved this question। I hope easy question था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान से सुनो, इफ अ पार्टिकल इज बिहेव लाइक अ वेव देन इट इज इम्पॉसिबल और प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट its speed or its momentum and its position with exact values। मैंने क्या कहा, मान लो कि एक सिंपल सा बात सोचो कि एक बंदा है जो फुटबॉल को लेके रन कर रहा है हेयर एंड देयर, तो हम लोग एक्यूरेटली इसका पोजीशन और इसका स्पीड बता सकते हैं कि इस टाइम पे ये किस पोजीशन पे है और उस पोजीशन पे उसका स्पीड कितना है। सो पोजीशन एंड स्पीड और इट्स मोमेंटम इज कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली इफ इट बिहेव ओनली एज अ मैटर। बट अगर इस पर्सन का स्पीड इतना ज़्यादा हो गया कि एक वेव की तरह भी बिहेव करने लगे, तो आप इसका स्पीड कभी बता पाओगे, जब इसका स्पीड बता पाओगे तब इसका पोजीशन नहीं बता पाओगे, जब इसका पोजीशन बता पाओगे उस वक्त इसका स्पीड नहीं बता पाओगे, दोनों में एरर रहेगा और अनसर्टेनिटी रहेगा। सो दिस इज द टर्म अनसर्टेनिटी कम मीन्स देयर इज नॉट पॉसिबल, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमको, उसका प्रोबेबिलिटी पता होगा, अनसर्टेनिटी पता होगा, कितना चांस है वहां रहने का, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू।
फर्स्ट देखो, इस तरीके से बुक में नहीं लिखा है, तो इसको समझो, बहुत अच्छे से समझो पहले. अनसर्टेनिटी मीन्स व्हाट? Uncertainty means it is uncertain at that position. If you calculate its position, then there is chance of mismatch of its position. आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन अभी इस पोजीशन पे है, पॉइंट ए पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बोलेगा नहीं भाई यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं, हाँ इस रेंज के अंदर होगा. ठीक है ना? तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन दिस area or in this range but not in this position. So this is uncertainty in the position of electron. Similarly, uncertainty in the velocity of electron. If electron is moving with some velocity, you cannot calculate its exact velocity because it behave like a wave as well as like a matter. तो exactly इसका velocity और calculate करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा स्पीसीज, मैं बार बार इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल में, क्योंकि इसका मास बहुत कम है और स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है. और इसको एक्सप्लेन, इसका पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिट में कैसे रहेगा, कैसे घूमेगा, इसीलिए हाइजेनबर्ग ने बोला कि एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि हाँ इसी ऑर्बिट में यहीं पे बैठा हुआ है. उसके पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी होगा और मोमेंटम में भी या स्पीड में भी अनसर्टेनिटी होगा. एंड दैट अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है. ये कहाँ से आया ये मुझसे मत पूछो, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन. सिंपली याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू uncertainty in momentum is greater than equal to h/4. This is given by Heisenberg uncertainty principle. और जो मैंने कहा वो यहाँ लिखा हुआ है. डेल्टा एक्स को हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी को कहते हैं अनसर्टेनिटी इन योर मोमेंटम, या फिर डेल्टा वी अगर बोला जाए, so that is uncertainty in velocity. Okay. If the position of electron is unknown with high degree of if the position of electron is known with high degree of accuracy, means delta x जो है uncertainty in position small हो गया. uncertainty क्यों हो गया? क्योंकि certain हो गया. it is certain, we know where electron is present, we know the position of electron with good accuracy. ओके, एक्यूरेसी ज़्यादा मतलब अनसर्टेनिटी कम. देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अनसर्टेन. अगर इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है डेल्टा पी का, बिकॉज ये सब तो कांस्टेंट है. तो यहाँ पहले पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा या वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा. और इसका उल्टा अगर हम लोग बोले अनसर्टेनिटी इन योर मोमेंटम अगर कम है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़्यादा हो जाएगा. ओके, नाउ योर होमवर्क इज टू राइट शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ऑलरेडी मैंने हिंट्स में दे रहा हूँ. मैंने इसको एक्सप्लेन करने में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के बारे में बतला दिया है. दैट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस. Okay, I repeat, it is practically impossible to find out simultaneously exact position and exact velocity of a moving particle like electron, because it possesses both behavior of particle as well as wave, and the product of two uncertainty is greater than equal to h/4. ओके, इससे एक न्यूमेरिकल करते हैं. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड एट 1 एंगस्ट्रम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन एज 1 एंगस्ट्रम. पोजीशन का अनसर्टेनिटी है 1 एंगस्ट्रम इज गिवन एज 10⁻⁻10 मीटर. ओके, calculate the uncertainty in the velocity of electron.
सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अनसर्टेनिटी पूछा है। देखो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यहाँ डिराइव हो गया। मोमेंटम को हम लोग एम वी लिख सकते हैं, एम डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई एम। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई एम। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कर देंगे हम, इक्वल टू ले आएंगे, तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच बाई फोर पाई एम। सो डेल्टा वी हमको फाइंड आउट करना है एच बाई फोर पाई एम into delta x. Everything is known to you. H is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. 4 पाई का वैल्यू 3.14 बिठा सकते हो या 22/7। m का वैल्यू कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज गिवन एज 1 into 10 to the power minus 10. So everything is known to you, just calculate, you get the answer. I hope समझ में आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम लोग का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक गोल्फ बॉल है जिसका मास बहुत कम है 40 ग्राम और उसका स्पीड गिवन है। सो अगर मास कम है और स्पीड ज़्यादा है तो इसके पास डुअल बिहेवियर होगा। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विथ एक्यूरेसी गिवन, uncertainty in speed is given, you have to calculate uncertainty in the position. Similar kind of question, so you have to solve this question. Okay, in next class we cover the modern atomic theory, जो कि इन दोनों को यूज करके बनेगा। उसके पहले मैं एक छोटा सा होमवर्क तुम लोग को दे रहा हूँ, इसको सर्च करना। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल and orbit? What is the difference between orbital and orbit? So probably we complete this chapter in next class because it consists of quantum numbers and then some selected questions. Okay then, thank you.